और हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब पीर डॉक्टर इम्तियाज हुसैन वड़ाइश साहब जो है कर लिए, उनको हम वेलकम कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी बादशाह जवेद साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, वक्त निकाला और आप तशरीफ लाए। इम्तियाज भाई, सबसे पहले जो इजराइल की ये अभी मैंने आपको बताया है कि एक मैं आपको क्लिप भी सुनाता हूँ, उसको भी जरा सुनिएगा, क्या कहते हैं उसके बाद आप। I want to tell you something that might shock the audience, which is that Israel not only imprisons Palestinians who are alive, they are also imprisoning dead people, martyrs. 398 Palestinians who have already died in Israeli jails or because they were shot by Israeli army are kept in jail. Those who die in Israeli prisons because of a sickness or because of torture have to stay in prison in refrigerators to complete their sentence. Yeah. How does Israel justify that, Budur? How does Israel justify keeping the bodies of Palestinian prisoners or people who've died under their watch? No justification. 142 of the Palestinians who were killed recently, and mostly young people, a lot of them are children, are kept in refrigerators, refusing to release them as a form of psychological torture against their families, as a form of collective punishment against their families. Right. And 256 are kept in what they call numbered cemeteries, where there is a number for each one, and they are just there. Some of them have been there for more than 40 years. Right. So it's an awful kind of practice that, of course, none of that would happen to an Israeli Jewish person. A shocking practice that you described there, Mr. Barghouti. जी, आपने सुना इम्तियाज भाई कि यानी कि ये कितनी गिरी हुई एक ऐसी हरकत है कि वाकई इंसान के रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते हैं ये सुनकर के। जी, मरे हुए लोगों को भी उन्होंने वो जो उनकी कैद होती है बाकायदा उनको रेफ्रिजरेटर्स जो हैं उनमें ये रखते हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? ये तो बिल्कुल, मैं समझता हूँ अगर ये बात दुरुस्त है तो ये तो बिल्कुल जुनूनियत है और मैं कहता हूँ कि ये साइकिक लोग हैं वो सारे। मैं तो ये कहूँगा क्योंकि बीइंग ह्यूमन बीइंग, जब एक बंदा इंतकाल कर जाता है, जिस हालत में भी इंतकाल करे, उसकी फीलिंग्स तो खत्म हो जाती हैं। ठीक है, उसको फ्रिज में रखें या उसको मट्टी में दबा दे, कहीं भी कर लें, तो वो तो बेचारा चला गया, दुनिया से चला गया, उसका एहसास, दर्द, पेन शेन सब खत्म हो गई। हाँ, अलबत्ता उनके जो लायकीन हैं, जो उनके जिनके वजीरों हैं, उनको वो इंतजार की जो तकलीफ है उसके में मुब्तला रह सकते हैं, क्योंकि उनको ये उम्मीद लगी रहेगी कि शायद अभी भी जिंदा है वो और उनकी जेल में है, पता कभी रिलीज हो जाए। तो ये एक है, लेकिन ये इंतहा है मेरा ख्याल है। समझता हूँ कि इस तरह का वाकया जो है वो जो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं तो हमें तो कोई पैसा नहीं मिलता। और ये आजकल का जमाना है, हम 2023 की बात कर रहे हैं और इसराइल को जो है वो सपोर्ट कौन कर रहा है? बड़ी मॉडर्न नेशन, सिविलाइज्ड नेशन जो क्लेम करती है कि वी आर सिविलाइज्ड, जिसमें यूरोप है, जिसमें आपका अमेरिका है, जिसमें बाकी ममालिक हैं, कनाडा है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है। और अगर ये फैक्ट्स वाकई हैं और उनके इल्म में भी यकीनन हो गए, जाहिर में सुपर पावर्स हैं, जदीद उनके पास सारा कुछ है और उनको उनसे बात छुपी नहीं रह सकती, तो इसके बावजूद अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को और इसराइल की ये जुनूनियत को, तो उसके ऊपर बड़ा अफसोस हो रहा है। क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि ये बिल्कुल इंसानियत से आरी चीज है। आप एक इंसान जो है, एक डेड बॉडी जो है, उसके साथ आप उसकी बेरुखी करने वाली बात है ना। हू नोज के इसके अलावा भी वो बहुत कुछ होता हो डेड बॉडीज के साथ। अभी तो ये यहाँ तक खबर आई है ना, अल्लाह जाने क्या क्या हो रहा होगा वहां पे। तो बाद इससे बड़ा दुख हुआ है और मैं समझता हूँ कि इससे एटलीस्ट जो मुसलमान मालिक हैं उनको ये अंदाजा हो जाना चाहिए, जिनको थोड़ी बहुत हमदर्दी अभी भी रहती है इसराइल के साथ और डिप्लोमेटिकली बात करते हैं, खुल के बात नहीं करते इसराइल के खिलाफ या फलस्तीनियों की सपोर्ट में बात नहीं करते, वो जो है उनको ये एहसास हो जाना चाहिए कि ये नफरत और आप कह लें कि जुनून की इंतहा है इसराइल की। यानी ये जो यहूदी हैं जिनको हम मूसा की औलाद समझते हैं, हज़रत मूसा जो है उनकी कौम समझते हैं और हज़रत मूसा को हम पैगंबर मानते हैं, उसके बगैर हम मुसलमान हो ही नहीं सकते। अब ये उनकी आप कह लें कि उम्मत है और उनको ये इस हद तक उनको आप कह लें कि नफसियाती तौर पर मैं समझता हूँ ये तो नफसियाती मरीज है मुझे लग रहा है इस वक्त। जो भी वहां पे ये जो इस वक्त इंतजामिया है इसराइल के अंदर,
वो सारे नफ्सियाती इसमें मैं समझता हूँ कि कुछ यहूदियों ने भी एहतजाज किया, आपने देखा होगा, मुख्तलिफ एहतजाज आए कुछ यहूदियों के, उन्होंने मतलब फलस्तीनियों के हक में एहतजाज किया है। तो मेरा मकसद कहने लगा है कि सारे इंसान ही है ना, है तो आदम की बात ना। एक जानवर जो होता है ना, एक खूनखार जानवर है जिसको हम बीस्ट बोलते हैं, ठीक है, वो जो है जंगल में जब वो भी मार मूर लेता है और उसके बाद वो छोड़ देता है बॉडी को, वो मतलब जितना उसको उसकी भूख होती है अपनी वो खा लेता है, बाकी चीज छोड़ देता है। ये तो अब मैं बड़ी अजीब सी बात है, मतलब मैं तो बयान नहीं कर पा रहा है। और यकीन करें कि ये कैसी बड़ी आप कह लें कि इस दौर के अंदर इतनी गिरी हरकत, इतनी नफरत, इतनी हेट्रेड, अब उससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, मुझे बताएं ना। इसराइल से क्या वो आपके साथ टेबल पे बैठेगा जिसके अंदर इतनी हेट्रेड है, इतनी नफरत है? क्या वहां कभी अमन आएगा फलस्तीन के अंदर और इसराइल के अंदर? अगर देखें ना, अगर फलस्तीन में अमन नहीं है तो इसराइल में भी अमन नहीं है, ठीक है ना, दुश्मनी तो है ना। चले वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो वो भी कर सकते हैं ना, करते ही है ना, डिस्टर्ब तो करते हो ना थोड़ा बहुत फलस्तीनी भी, थोड़ा बहुत जवाब जितना बंदा होता है। देखे ना, एक बंदा जो है अगर किसी को मारा दूसरा गाली तो निकाल ही सकता है ना, तो चैन से तो फिर भी नहीं वो बैठेगा ना। तो ये जो बदअमनी है, जो वो खिता है जो जल रहा है, जहां हर 2-3 साल 4 साल बाद 5 साल बाद इस तरह की एक जंग होती है, फिर उसके बाद इंटरनेशनल कुव्वतें जो होती है वो उठती हैं, फिर जब देखती है फिर बेच पिचाव कराते हैं, फिर इस तरह जंग बंदी होती है वगैरह वगैरह होती है, और फिर दोबारा काम चल पड़ता है। तो इसके बारे में मुश्किल मैं समझता हूँ। अब ये खबर आई है, इसके ऊपर बड़ा संजीदगी से यूनाइटेड नेशन को गौर करना चाहिए, इवन अमेरिका को भी गौर करना चाहिए। अमेरिका जो है वहां भी बड़े अच्छे लोग हैं, वहां पे वहां की आबादी जो है वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बड़ा यकीन रखते हैं, तो उनको चाहिए कि उसके ऊपर वो तवज्जो दिलाएं। और आपके यहाँ यूरोप के अंदर, हमारे यूके के अंदर, यूके एक इंटरनेशनल आप कह लें कि मुल्क है जो जहाँ पे हर कौमियत बसती है, उनको भी इसके ऊपर सोचना चाहिए और अपना जो उनका मौकफ है उसको रिव्यू करना चाहिए। जी बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच इम्तियाज भाई। पाकिस्तान की जो सियासत है उस पर आते हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो क़यादत है, आसिफ जरदारी साहब जो हैं, उनके और उनके जो बेटे हैं, उनकी पॉलिसी में कोई इख्तिलाफ नजर आ रहा है? क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो दुबई चले गए और फिर बाद में अब आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो भी दुबई चले गए। तो आप क्या समझते हैं कि ये शहबाज शरीफ साहब की तरह और नवाज शरीफ साहब की तरह कहीं गुड कॉप बैड कॉप का तो ड्रामा नहीं है? मैं ये समझता हूँ कि ये एक जाहिर बात है कि देखो ना, एक ताल्लुक रहा है इनका पीएमएलएन के साथ, एक ताल्लुक रहा है इनका जरदारी साहब का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और वो जो उसमें अब जरदारी साहब जो है वो चाह रहे हैं कि थोड़ी गुंजाइश रहे, ठीक है ना, इसलिए जरदारी साहब जरा बैकफुट पे हैं और उनको जरा वोकल किया हुआ है और वो ज्यादा बोल रहे हैं खुल खुला के। कोई जाहिर वोट भी तो लेना है ना, अवाम को भी तो अट्रैक्ट करना है। तो अगर बिल्कुल सब अच्छा है तो फिर आपस में इलेक्शन भी तो लड़ना है ना आपस में। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये प्लान मूव है, इन दोनों की बाप बेटे की प्लान मूव है। सख्त बोलता रहेगा नवाज लीग के हवाले से और वो जिक्र करता रहेगा इस तरह का, और जो बाप है वो दरमियान में फिर आपस में ये जो ड्रामा शामा सा जो किया गया कि भाई नाराज होकर दुबई चले गए, पीछे जरदारी साहब भी चले गए। तो ये एक सिलसिला मैं समझता हूँ वो इसी तरह का है। जो आपको पता है कि जरदारी साहब बड़े अच्छे पॉलिटिशियन है, इसमें पाकिस्तान के जो हालात के मुताबिक अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि बड़े जीरक पॉलिटिशियन है और वो उनको पता होता है कैसे करना है क्या करना है। तो इस लिहाज से वो एक बिलावल जब खुल के जब बोलेंगे, जब थोड़ा इख्तलाफी बात करेंगे और लगेगा जैसे बाप के साथ इख्तलाफ हो रहा है, तो उसमें लोग जो है आपको पता अट्रैक्ट होते हैं, फिर लोग सुनते हैं उनकी बात को ना। और फिर दूसरा उनका जो थोड़ा कद भी बढ़ता है, क्योंकि इस वक्त इमेज भी उनका थोड़ा बेहतर हो रहा है बिलावल का ना, अगर देखा जाए माजी की निस्बत। तो एक तो ये है, इससे इसका ये फायदा होगा कि उसको फ्री हैंड दिया हुआ है, और साथ जो है खुद वो ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि मैं ये नहीं चाह रहा जो ये कर रहे हैं, ठीक है ना। और खास में जो बाबे हैं या बूढ़े हैं उनके ऊपर काफी इख्तलाफ हो रहा है और काफी वो तनकीद कर रहे हैं बिलावल, और उसमें जाहिर बात है उनके वालिद साहब भी शामिल हैं, वो भी उसी एज ग्रुप के अंदर है। लेकिन ज्यादा टारगेट उनका जो है आपको पता ही है कि वो कौन सी शख्सियत है, वो भी जो जिनको वो बाबा कह रहे हैं, अपने बाप को तो जाहिर वो नहीं कह रहे। और इसके साथ तो ये है, मैं समझता हूँ कि इसमें ये सारा जिसको पंजाबी में कहते हैं टोपी ड्रामा है, तो मुझे तो टोपी ड्रामा लग रहा है, सच्ची बात है। मुझे नहीं लग रहा कि ये आपस में कोई वो वाकई इख्तलाफ है, कोई ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं। सही है, चले ठीक है जी। इम्तियाज भाई आप आते हैं थोड़ा सा एक और तरफ के
पाकिस्तान की सियासत में कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि एक और सियासी पार्टी जो है वो आने को तैयार है। इस हवाले से कुछ नाम जो है वो साबिक गवर्नर जो हैं सिंध के इशरत उल इबाद उनका भी गूंज रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं कि वाक़ई पार्टियाँ दर पार्टियाँ बनाए जा रहे हैं लेकिन मुल्क के हवाले से कोई ख्याल नहीं कर रहा है? नहीं, वो जो पार्टी जो आनी थी वो तो आ चुकी है। तरीन साहब की जो पार्टी है जो मुल्की लेवल पे जो जिसको आप समझ लें कि उसके अंदर काफी लोग शामिल भी हुए हैं, बल्कि जिस तरीके से भी शामिल हुए हैं बहरहाल वो शामिल हुए हैं और जी, आपके जी। सामने है। उन्होंने जलसे जुलसे भी एक दो किए। अगर इशरतुल बाद आएंगे तो जाहिर बात है कि वो फिर डेंट डालेंगे मौजूदा MKM को, मुत्तहिदा सही कौमी है। मूवमेंट, क्योंकि जाहिर है कि वो पूरे पाकिस्तान की सियासत तो वो कर नहीं सकते। इशरतुल बाद जो है वो कराची और हैदराबाद की सियासत करेंगे, जो सिंध के शहरी इलाके हैं उसकी सियासत करेंगे। और अगर वो जी। उनको लॉन्च करते हैं, वो उनकी पार्टी लॉन्च होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि MKM की छुट्टी हो रही है, ठीक है ना। वो जो हुँ, थोड़ा बहुत वोट बैंक MKM का बचा है वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी डिवाइड हो जाएगा। आपके सामने ही था पहले भी दो हिस्से बने थे, फैक्शन बने थे इनके, और उसमें अब कोई फायदा नहीं हुआ, फिर दोबारा यूनाइट हो गए हैं ये सारे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई टाइम ऐसा है कि जिसमें कोई मुल्क गिर को बड़ी मुल्की पार्टी अगर कहें पॉलिटिकल तो वो बन सके और वो अपना इन्फ्लुएंस कर सके, क्योंकि डॉक्टर इशरतुल इबाद का जो सर्कल है वो वही कराची हैदराबाद ही है। उसके में भी इतना ज्यादा उनका नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है आपको पता है कि इसमें डॉक्टर फरूक सत्तार जो हैं वो हैं, और ये जो मौजूदा क़यादत है MKM की, उनका इन्फ्लुएंस बल्कि ज्यादा है एज कम्पेयर टू डॉक्टर इशरतुल इबाद। तो मैं तो नहीं समझता। हाँ, अलबत्ता जहांगीर तरीन साहब की पार्टी आ चुकी है, वो इसमें कोई शक नहीं है। अब उसमें पंजाब के अंदर वो अपना जो है रोल प्ले करेंगे, अगरचे वोट बैंक उनका भी जो है मैं समझता हूँ कि मुझे नजर नहीं आ रहा है बज़ाहिर, क्योंकि अच्छा। उनकी पार्टी तो बन गई है, लेकिन वोट बैंक जो है या वोट जो है वो तो आपको पता है जिस पार्टी के साथ है उसके साथ है। जी, जी, और बिल्कुल। अगर उससे बच जाए तो ठीक है। नवाज लीग के कुछ वोट हैं, कुछ पॉकेट्स पंजाब के अंदर ऐसी हैं, कुछ KPK के अंदर भी कुछ सर्कल, कुछ हल्के ऐसे हैं कि जहाँ पे PMLN का इन्फ्लुएंस है, वहां पे कुछ वोट ले सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सही। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें जितनी भी इसके ऊपर तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगती है या जितना इनको रोका जाता है उतना ही उनका वोट बैंक बन रहा है, क्योंकि जितने भी सर्वे आ रहे हैं, न्यूट्रल सर्वे जितने भी आए, इससे सारों ने इसकी तस्दीक की है। इम्तियाज़ भाई ये कौन करवा रहा है? हुकूमत करवा रही है, अदारे करवा रहे हैं कि बाकी सब पार्टियाँ जो हैं उनको तो प्लेइंग फ़ील्ड जो है वो लेवल मिल रही है। अब कराची में MQM भी जलसा कर रही है, उधर इस्तेकाम पार्टी जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो भी जलसा कर रही है। उनको इजाज़त मिल रही है, लेकिन PTI जो है वो वर्कर्स कन्वेंशन जो है वो भी नहीं कर सकते। तो आप क्या समझते हैं कि ये अ, इदारे करवा रहे हैं, हुकूमत करवा रही है या पुलिस खुद कर रही है? नहीं, जो भी ये को कर रहा है ना, जो भी ये कर रहा है, मैं समझता हूँ कि वो गलत कर रहा है। उसकी वजह ये है कि जब PTI जो है उसके ऊपर बज़ाहिर कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है ना। जी, जी। ना PTI के ऊपर पाबंदी है, ना उनके लीडर के ऊपर पाबंदी है, उनके चेयरमैन के ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है अभी तक सो फार। मतलब लीगली कह लें, किसी कोर्ट की तरफ से या किसी और अदारे की तरफ से, तो कोई पाबंदी जब नहीं है तो जाहिर बात है दे शुड बी अलाउड, कभी वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मिलना चाहिए। और उसके चूंकि इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन की डेट भी आ चुकी है, तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जो भी कोई अगर कोई अदारा कोई ऐसा है या पुलिस है या कोई और अपने तौर पर कर रहे हैं अगर, तो उनको इससे बाज रहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपके सामने है कि अब KPK के अंदर आपने देखा कि दो जगहों पे ऐसा हुआ है, दीर बाला में हुआ है और स्वात में भी हो। आज जो है वो स्वात में भी हुआ है। जी, अब जी। ये इसका मतलब ये है कि अवाम जो है अब निकलना शुरू हो गए हैं बाहर ना। अब ज़ाहिर जब वोटर जो है, अगर वोटर PTI का है तो आप कितने के लोगों को रोक सकते हैं। फिर दूसरा ये ज़हन में रख लीजिए कि जो एजेंसीज हैं जैसे पुलिस है, पुलिस के लोग जो है वो भी ज़ाहिर पाकिस्तानी अवाम का हिस्सा ही है ना जी। और जिस बिल्कुल। तरह पाकिस्तानी अवाम की एक राय है, इसी तरह पुलिस एम्प्लॉइज जो है उनकी भी राय कोई अपनी होगी। इस तरह हमारी जो मुसल्लह अफवाज है उसकी भी राय होगी, उनके जो लोग हैं सारे पाकिस्तानी, सारे हम में से है ना सारे। तो जी, जी, बिल्कुल। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि यकीनन जो है इसके ऊपर अब मेरा टाइम आ गया है। इलेक्शन चूंकि बहुत करीब ही आ गए और उम्मीद है कि इलेक्शन जो शेड्यूल है वो भी जल्दी इलेक्शन कमीशन दे देगा। तो उसके जी, जी। बाद मैं समझता हूँ कि इनको बाकायदा उस तरह इजाजत देनी चाहिए जिस तरह अच्छा बाकी इम्तियाज़ भाई पार्टी। इलेक्शन कमीशन जो है क्या वो अपना रोल इस चीज़ में अदा नहीं कर सकता? इलेक्शन कमीशन का बेसिकली काम है, यही काम इलेक्शन कमीशन का है कि वो जी, जी। निगरान हुकूमतें जो चारों सूबों के अंदर बनी हुई हैं
और वफाक के अंदर है, उसको बाकायदा अपना कह ले कि अश्योर करवाए उनसे, उनके थ्रू उनको डायरेक्शन दे, उनको तलब भी कर सकता है इलेक्शन कमीशन और बुला के उनकी अश्योरेंस ले सकता है। और उसके ऊपर आप देखें उनका मेन पर्पज जो है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स का पर्पज ही यही है कि इलेक्शन करवाना है ना, तो अब इलेक्शन के लिए हालात साजगार करने ना, बजाय इसके खराब होने हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का सबसे पहला रोल यही है कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएं, और उसके लिए जरूरी होता है कि हालात साजगार हो। हालात साजगार होने के लिए जरूरी होता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो सबका। आप देखें ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी शिकायत कर रही है, वो भी कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रहा। तो पीटीआई जो है उसको तो बहुत ज्यादा उनके जो वर्कर्स कन्वेंशन है वो तो हो रहे हैं, और जलसा भी करना चाहे तो वो कर रहे हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए नहीं मिल रही कि जो कुछ अदारे हैं वो उनके साथ नहीं है हमारे उसमें नहीं, उसमें ये है कि मैं समझता हूँ कि जो पीएमएलएन को जो सपोर्ट मिल रही है, लोग समझते हैं कि उनको सपोर्ट ज्यादा मिल रही है, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन जब होना है तो उसमें सारी पार्टियां जो भी लीगली मौजूद है, पार्टियां जिनका एग्जिस्टेंस है, जिनको लीगली उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, जिनको इलेक्शन में जाने की इजाजत है, उनको जो है वो सारी एक्टिविटीज उसी तरह करने की इजाजत होनी चाहिए जिस तरह बाकी पार्टियां कर रही हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अब, और मेरा ख्याल ऐसा हो भी जाएगा, मैं आपको ये बता दूं, अगले चंद दिनों में देखिएगा। अब ये जो केपीके के अंदर जो एक्सपीरियंस हुआ है, इसको देखा देखी, फिर आपको पता है एक जो पाबंदियां होती है या सख्तियां जो होती हैं जो पुलिस वगैरह कर रही है, तो वो सख्तियां जो है कब तक फिर बर्दाश्त करते हैं। जाहिर बात है हर हल्के के अंदर इलेक्शन होना है, हर पोलिंग स्टेशन पे आपने देखा लोगों ने जाके पोलिंग करनी है। अब तमाम पोलिंग स्टेशन को तो रोका नहीं जा सकता, पूरा पाकिस्तान एट द सेम टाइम इलेक्शन होने हैं, जिसमें सूबाई असम्बलियों के भी होने हैं, कौमी के भी होने हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है, और हमारे पास जाहिर बात है कि पुलिस फोर्स भी इतनी ज्यादा नहीं है कि हर पुलिस स्टेशन के ऊपर वो इतनी फोर्स ले जाएं कि वहां पे वो किसी एक पार्टी को ज्यादा मौका दे, दूसरी पार्टी को रोके उससे। तो ये ऐसा नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि ये मामला आस्ते आस्ते बेहतर होते जाएंगे, और ये रियलाइज जो है, मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत जो है, जो मौजूदा सेटअप है बना हुआ, ये भी आस्ते आस्ते रियलाइज करेगी, इनको करना पड़ेगा, मेरा ख्याल है जी। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो पेशी अब आने वाली है मंगल को 28 तारीख को, आपका क्या हाल है इमरान खान साहब को, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि उनको पेश किया जाए, तो क्या ख्याल है पेश होंगे या नहीं? नहीं, पेश तो उनको वो करेंगे, जाहिर बात, जब कोर्ट का ऑर्डर है, अनटिल अनलेस को उसको कोई रिवर्स ना ऑर्डर कर दिया जाए। सर जी, कोर्ट का ऑर्डर तो मई में इलेक्शन का भी था ना। नहीं, वो पोजीशन और है ना। देखिए ये मामला ट्रायल का मामला है ना। अब इसके ऊपर इस्लामाबाद हाईकोर्ट एक फैसला दे चुकी है, उनका डिवीजन बेंच जो है ना फैसला दे चुका है कि ये जो है वो ओपन ट्रायल होगा, इसका वो सही तरीके से नहीं हो रहा था, तो इस लिहाज से वो तो होगा। अब रहा सवाल के उस दौरान हंगामा राई हो सकती है या नहीं हो सकती, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, इवन पीटीआई के वर्कर्स को भी सजेस्ट करूंगा कि भाई ठीक है, मतलब अपने सब्र से काम लें, और जाहिर बात है कि उनका जो लीडर है, वो जो भी केस बना है, चाहे सच्चा है झूठा है, फैसला तो कोर्ट नहीं करना है ना। तो कोर्ट में जो कार्रवाई उसको होने दिया जाए, और कोई ऐसा मौका ना दिया जाए मजीद को वहां पे तशद्दुद का मामला बने, और फिर मजीद केस रजिस्टर होने शुरू हो जाए, मजीद एक सिलसिला चल पड़े। था कि जो तशद्दुद जो है उसको मैं कभी सपोर्ट नहीं करता, चाहे वर्कर्स करे या पुलिस करे या कोई और करे। उसमें मैं समझता हूँ कि जो मुल्क के जो हमारे हालात हैं, इसमें खास तौर पर जो कि इलेक्शन अब होने हैं, तो इलेक्शन में मैं समझता हूँ कि पुरअमन हालात ही रहे तो बेहतर है। और ऑलरेडी चूंकि अगर ऐसा कोई अफरा तफरी मुल्क के अंदर मच जाती है, तो इसमें इलेक्शन के पोस्टपोन होने का भी इम्कान हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि हालात जो है ये सारे फ्री कैन को चाहिए कि जिम्मेदारी का एहसास करें, और अच्छे तरीके से जो मामला उसको हैंडल किया जाए। और मामला चूंकि कोर्ट्स में है, अब कोर्ट्स जो है वो जाहिर बात है कि वो अगर वो फैसला जो करती है, अगर गलत भी कर दे तो आगे अपील में जाया जा सकता होता है, और जाहिर बात है फाइनल कोर्ट तो नहीं होती ना, वो जो भी है आपके सामने पहले जो जब तक एक प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको बराबर नहीं मिलेगी, एज फार एज दी यानी कि जो जलसे वगैरह हैं, वो जो वर्कर्स कन्वेंशन है, वो अगर सबको एक जैसा, मतलब कि एक जैसी फील्ड नहीं मिलती, तो फिर मेरा ख्याल है तब तक तो अमन नहीं आएगा। अच्छा, नहीं, मैं इसमें गुजारिश ये करूं कि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा ना, तो असल में उस वक्त तो फिर राइट बन जाता है ना हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर उस बंदे का जो इलेक्शन लड़ रहा है, वो अपने कॉर्नर मीटिंग करे, अपने जलसे करे, रैलियां निकाले पुरअमन तरीके से लॉ के अंदर रहते हुए, वो तो एक राइट बन जाएगा। ये जो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने दें जरा,
जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा और उसके बाद भी अगर कोई ऐसा सिलसिला बनता है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये मामला जो है खराबी की तरफ जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन शेड्यूल जो अनाउंस होएगा तो फिर उसके बाद ये सबको इनको मौका देना पड़ेगा और लेवल प्लेइंग फील्ड असल में वहां शुरू होगी, उस वक्त शुरू होगी। क्योंकि अभी आप कह लें, अभी आप कहते हैं डेट तो है, मिल गई इलेक्शन की, लेकिन अभी इलेक्शन शेड्यूल आया नहीं है। इलेक्शन शेड्यूल के अंदर जिक्र होगा कि कब से कब तक इलेक्शन कैंपेन की जा सकती है, ठीक है ना। अब उन दिनों के अंदर, उन डेट्स के अंदर अगर इलेक्शन की कैंपेन करने की इजाजत ना दी जाए तो फिर जाहिर बात है कि ये मामला उठाया जाता है, फिर सुपीरियर कोर्ट से वहां भी जाया जा सकता है इसको लेके कि देखिए जी इलेक्शन अगर लड़ने हैं तो हमें इलेक्शन के कैंपेन तो करने दें ना, ठीक है ना। तो ये उस वक्त ज्यादा पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी, मैं समझता हूँ जी। सही है। चलिए जी इम्तियाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया सर।